हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, तो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम्स जो है आ ही चुके हैं पास में। तो कुछ हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको शेयर कर चुका हूं। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों अध्याय के प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और इसके बाद हम ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते, अपन स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि आप लोग ऊपर दिख रहे हैं कि जैसे ही हमने पाठ स्टार्ट किया था तो लिंगदोह मैडम की क्लास में चर्चा चली थी और वहाँ से ये शब्द निकल के आया था कि इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसी तरह से डेमोक्रेसी शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो यूनान के डेमोक्रेशिया वर्ड से हुई थी, जहाँ पर डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस तरह से हम लोगों ने दिया था। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है ये यहाँ पर मैंने आप लोगों के रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे दे दिया है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था। बाथ पार्टी सीरिया की राजनीतिक तानाशाह दल है। ये चीन की संसद का नाम जो है वैसे तो आता नहीं है, लेकिन हाँ यदि आता है तो नाम इसका है क्वांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई, जिसको राष्ट्रीय जन संसद भी कहते हैं। 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ। 1958 से 61 के बीच चीन में विश्व का सबसे भयानक अकाल पड़ा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। चलिए पाठ्य पुस्तक पे आधारित जो प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएँ हैं। 4 देशों मतलब एक मान लिया गया है कि 4 देश इस तरह के होंगे। उन सूचनाओं के आधार पर आपको कौन सा देश लोकतांत्रिक है, कौन सा अलोकतांत्रिक है, इसका वर्णन करना है। सबसे पहला, देश का, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। डेफिनेटली ये अलोकतांत्रिक है, चूँकि लोकतंत्र में सभी धर्मों का सम्मान होता है। खा, देश कहता है एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो इसको हम लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक में नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 20 वर्षों से वो पार्टी बहुत अच्छा काम करती आ रही हो, जनता उसे पसंद करती हो, इसलिए उसे लगातार चुनाव जिता रही है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो सकता है। अलोकतांत्रिक भी हो सकता है कि 20 वर्षों से सत्तारूढ़ पार्टी सारे हथकंडे अपनाकर गैरकानूनी तरीक़ों से चुनाव जीतती आ रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक दोनों हो सकता है, इसलिए अपन इसको पक्का नहीं की श्रेणी में लेंगे। देश गा, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल लोकतांत्रिक बात होगी ये, क्योंकि शासक दल जो होता है वह इतना पावर होता है उसके पास कि वो साम दान दंड भेद से चुनाव जीत सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि वह चुनाव नहीं जीत पा रहा है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके बाद यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, अलोकतांत्रिक होगा। भाई चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव की पवित्रता होगी तो ही लोकतंत्र सुदृढ़ और पवित्र माना जाएगा। हमने परिभाषा में देखा था ना कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, 4 देशों की सूचना है, फिर वही करना है हमको। देश चा, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। अलोकतांत्रिक है बिल्कुल। भाई संसद जो है सेना प्रमुख की मंजूरी क्यों लेगा? सेना एक पार्ट है देश का, लेकिन संसद वह देश को चलाती है, इसलिए अलोकतांत्रिक है। देश छा के बारे में कथन है, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। लोकतांत्रिक है, ये बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? संसद का अधिकार क्षेत्र है कानून का निर्माण करना। देश जा, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। अलोकतांत्रिक है ये, बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। पड़ोसी देश को लोकतांत्रिक देश में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश में दखल देने की कोई अनुमति नहीं होती है। देश झा, देश के आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। भाई केंद्रीय बैंक के अधिकारी जनता द्वारा चुने नहीं होते हैं,
मंत्री जनता द्वारा चुने होते हैं, मंत्री फैसले बदल सकते हैं। मतलब केंद्रीय बैंक के अधिकारी यदि आर्थिक फैसलों में दखल दे रहे हैं तो यह एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों नहीं है। 4 तर्क हैं, देखिए इनमें से हमको बताना है कि कौन सा पक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और क्यों नहीं है। नंबर 1, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। नंबर 3, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। और चौथा है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसका उत्तर है विकल्प घ। विकल्प घ जो है वह लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक देश समृद्ध हो। लोकतंत्र के पक्ष में यह तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जैसे श्रीलंका है, भारत है, यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं लेकिन ये देश बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। जबकि दूसरे देश जैसे चीन है, सऊदी अरब हैं, यहाँ सऊदी अरब में जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, ये हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं, श्रीलंका से ज़्यादा समृद्ध हैं। तो किसी भी देश की समृद्धि सरकार की सही नीतियों पर निर्भर करती है, ना कि सरकार चलाने की प्रणाली पर। यह सरकार के रूप पर नहीं करती, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लोकतंत्र समृद्धि की गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करना है। हर कथन में जैसे एक पूरा वाक्य है, उस वाक्य में एक चीज़ लोकतांत्रिक होगी, हो सकता है उसका कोई सा पार्ट अलोकतांत्रिक हो। तो इसमें आपको वर्गीकरण करना है कि कौन सा पार्ट एक वाक्य का लोकतांत्रिक है और कौन सा अलोकतांत्रिक है। नंबर 1, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो यहाँ पर एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, ये तो लोकतांत्रिक वक्तव्य है। लेकिन WTO के तय नियमों की पुष्टि हो, ये अलोकतांत्रिक है। WTO को अधिकार नहीं है दखलंदाजी का। खा, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां पर बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। भाई दोबारा मतदान का आदेश देना तो लोकतांत्रिक है, लेकिन मतदान में गड़बड़ी अलोकतांत्रिक है। ठीक इसी तरह से तीसरा बिंदु है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। अब यहाँ पर पहला जो है, संसद में लोग औरतों का प्रतिनिधित्व 10% पहुंचा है, यह लोकतांत्रिक है, क्योंकि 50% के लगभग आबादी होती है महिलाओं की और उनका नेतृत्व के प्रतिनिधित्व केवल 10% है, यह अलोकतांत्रिक है। लेकिन हाँ, आरक्षण की मांग करना लोकतांत्रिक है, उन्होंने यह कार्य किया है। अगला प्रश्न, पांचवा, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही है? नहीं है। का, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। खा, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। गा, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। घा, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। भाई धर्म का अकाल या भुखमरी से कोई लेना देना नहीं है। भाई धर्म को मानने की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना को कम कर दे, ये कोई तार्किक बात नहीं है। लोग किसी भी धर्म का आचरण करें, उससे अकाल को रोकने का तर्क आधारहीन है, सही नहीं है। छठवां प्रश्न, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इन तरीकों में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो पहला, जैसे कि मुकदमा दायर करना अदालत में, दूसरा चुनाव का बहिष्कार करना, तीसरा सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं आयोजित करना और चौथा रिश्वत देना। तो इनमें जो सबसे अधिकतम अलोकतांत्रिक तरीका है, गैर लोकतांत्रिक तरीका है, वह है सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। यह किसी भी स्थिति में जायज नहीं है, किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक नहीं है। सातवां प्रश्न,
लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का जवाब दीजिए। का, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए देश को सेना के हवाले कर दो। खा, बहुमत के शासन का मतलब मूर्खों और गैर पढ़े लिखों का राज, तो हमें तो होशियारों की जरूरत है, तो भले ही संख्या कम क्यों ना हो। गा, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्मगुरुओं की जरूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों का मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाता। देश पर धर्मगुरुओं का शासन होना चाहिए। चलिए इन पर क्या तर्क आते हैं, क्या जवाब आते हैं, इन तर्कों पर देखते हैं। का, एक लोकतांत्रिक देश के लोगों के बीच में लोगों के द्वारा स्वयं के द्वारा निर्वाचित सरकार होती है। सेना देश की सुरक्षा का हिस्सा है, यह लोगों के द्वारा चुना हुआ हिस्सा नहीं होता। इस प्रकार यह लोकतांत्रिक सरकार नहीं बना सकती। दूसरा तर्क यह भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। सभी लोग अपने हद तक कुछ ना कुछ लिमिट तक अपने स्तर के अनुरूप बुद्धिमान होते ही हैं। जैसे कि मैं आप लोगों की क्लास में अक्सर बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको गणित नहीं आता है तो आप क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते। यह भी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा गाना आता है तो आपको अंग्रेजी भी बनती हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में होशियार होता है। तीसरा तर्क यह भी गलत है कि राजनीति में धर्म को लेकर आया जाए। भाई, धर्मगुरुओं को राजनीति से क्या लेना देना। धर्मगुरु आध्यात्मिक विकास के लिए होते हैं, राजनीति के लिए नहीं। राजनीति को धर्म से जोड़ने पर गंभीर संघर्ष हो सकता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए यह भी कथन तर्कपूर्ण नहीं है। अब अगला 8वां, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। नंबर 1, बेटी का बाप अपनी बेटी से कहता है, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना ही नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। घोर अलोकतांत्रिक कथन है। वयस्क बच्चे को अपना खुद का जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, कोई भी पिता अपनी बेटी से हक नहीं छीन सकता। दूसरा है, शिक्षक अपने छात्र से कहता है, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। यह भी अलोकतांत्रिक है। भाई, एक छात्र का कर्तव्य है, अधिकार है अपने शिक्षक से सवाल करना। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला तर्क, अगला कथन, अधिकारियों से कर्मचारी क्या कहते हैं, हमारे काम के घंटे कानून के अनुसार कम होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीका है। भाई, एक कर्मचारी काम के घंटे को नियमानुसार कानूनन कम करवाने के लिए फरियाद कर सकता है। ये लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक कथन है। 9वां, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। का, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। खा, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया हुआ है। ऋण के साथ वह एक शर्त जुड़ी है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। गा, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिससे देश के 52% लोग बोलते हैं। घा, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। डा, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छपने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अब इनमें हमें ये देखना है कि कौन से कथन को लोकतंत्र कहेंगे और क्यों कहेंगे। पहला, यह लोकतंत्र है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल वोट देने का अधिकार है और नियमित समय पर चुनाव भी होते हैं। दूसरा, एक लोकतांत्रिक देश अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है, किंतु स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करने की स्थिति के बारे में बात करना लोगों के कल्याण के खिलाफ है। यह एक लोकतांत्रिक पार्ट नहीं है उस वाक्य का। गा, लोकतंत्र में शिक्षा सभी भाषाओं में उपलब्ध है क्योंकि यह मूलभूत अधिकार है। हाँ, अधिकांश लोगों की एक कोई भाषा आधिकारिक भाषा हो सकती है। घा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार सभी को है। हड़ताली नेता यदि शांति भंग नहीं कर रहे हैं तो उनका गिरफ्तार किया जाना अलोकतांत्रिक व्यवहार है। एक अच्छा प्रश्न आ रहा है 10वां, देखिए इसको। अमेरिका के बारे में 2004 में एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस तरह हैं।
सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% लोगों में भी आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों में से प्रत्येक में 10 में से 5 लोगों ने ही वोट किया। आमदनी के हिसाब से ये लोग निचले 20% हिस्से में आते हैं। मतलब जिनकी आमदनी ज़्यादा है उन्होंने ज़्यादा वोट किया, जिनकी आमदनी कम है उन्होंने वोट देने में रुचि नहीं दिखाई। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख तैयार करना है। चलिए हम देखते हैं लोकतंत्र और गरीबी। लोकतंत्र का उपयोग आजकल सीमित सा हो गया है। आजकल लोकतंत्र के फायदों का उपयोग केवल वे लोग कर रहे हैं जिनके पास धन है, शिक्षा है और संसाधन है। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच का जो अंतर है वह तेजी से बढ़ रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहा है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ सबसे ज़्यादा अमीर उठाते हैं और गरीब इससे वंचित रह जाते हैं। राजनीति को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। लोग अब जनता की समस्याओं का हल निकालने के लिए राजनीति में नहीं जाना चाहते, बल्कि अपने व्यक्तिगत तथा वर्गीय फायदे के लिए राजनीति से जुड़ते हैं। गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। उनके लिए कागज़ पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन विकास की राशि नेताओं, व्यापारियों और ठेकेदारों में बांट ली जाती है। जनता के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वह जब चाहे अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सके। साथ ही चुनावों में जो धन का प्रयोग होता है उस पर रोक लगनी चाहिए, तभी लोकतंत्र का सही स्वरूप सामने आएगा और आम जनता की समस्या तथा देश के विकास की ओर भी नेताओं का ध्यान जाएगा। एक उत्तर ये हो सकता है। एक उत्तर, अन्य उत्तर आपके सामने ये दिख रहा है। इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि भारत आर्थिक आधार पर अत्यधिक असमान देश है। समाज में एक तरफ वैभवशाली, विलासी, साधन संपन्न लोग हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जहां पर 2 वक्त की रोटी जुगाड़ना भी मुश्किल हो जाता है। निर्धन व्यक्ति को अपने भरण पोषण की चिंता होती है। ऐसे में वह राष्ट्र, देश या समाज के बारे में क्या सोचेगा। गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं पाता। जबकि बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जो है पूंजीपतियों से पार्टी फंड लेते हैं, तो डेफिनेटली यह धारणा बन जाती है कि सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है। इसीलिए सबसे पहले चुनावों में धन के प्रयोग पर रोक लगना ही चाहिए और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों से एक निश्चित धनराशि लेकर उनके उम्मीदवारों की बातें जनता के सामने सरकारी तौर पर रखी जाना चाहिए। निश्चित ही निर्धनता भारतीय लोकतंत्र की सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। चलिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ये तो आप लोगों ने पाठ के अंतर्गत जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिए। अब अपन दूसरे बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए उनको हम देखते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? यूनानी। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया? 1999। चीन की संसद का नाम क्या है? क्वांगुओ, रैमनिन, दाइवियाओ, दाहुई। राष्ट्रीय जन संसद, नॉट संवाद। इसके बाद चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होते हैं? 5 वर्षों में। मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? सन 1930 में। मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है? प्रत्येक 6 वर्ष के बाद। यहाँ ध्यान रखिए, चीन में 5 वर्ष, मैक्सिको में 6 वर्ष। भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब आज़ादी मिली? 1980 में।
इनमें से कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है? डेफिनेटली वन एंड ओनली लोकतंत्र, जिसमें प्रत्येक नागरिक का सम्मान होता है। लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसके द्वारा दी गई? अब्राहम लिंकन के द्वारा। इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था? उत्तर है सऊदी अरब। भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम क्या है? उत्तर आएगा संसद। इनमें से कौन सा देश है जहां चुनावों में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है? उत्तर आएगा फिजी। चलिए इसके बाद में 16वां प्रश्न अगला, इनमें से किस वर्ष चीन में भयंकर अकाल पड़ा? उत्तर आएगा 1958 से 1961 के बीच। इसके बाद आए यहाँ पर, इनमें से कौन सा देश है जहाँ चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व कम है? आना चाहिए। फिजी में भारतीय मूल के लोगों के वोट का महत्व कम होता है। इनमें से कौन सा देश है जिसमें अभी तक फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है? मैक्सिको। 18वां, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग। 19वां, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। भारत में किसी भी तरह का चुनाव हो वह 5 वर्षों में ही होता है। यहाँ पर बताना है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनके आप जवाब देने के कोशिश कीजिए। प्रश्न 1, सार्वभौम वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? तो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, संप्रदाय या सामाजिक स्थिति का हो, उसे मत देने का अधिकार है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है कि यह यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तानाशाही या अधिनायकवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तानाशाही शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है। अधिनायक या तानाशाह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। हाँ, यदि उसके मन में है जन कल्याण तो कर सकता है, लेकिन उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि वह जन कल्याण करे ही। नागरिकों को तानाशाह अथवा उसकी नीतियों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं होता। उसका कार्यकाल भी अनिश्चित होता है। वह जब तक चाहे तब तक अपने पद पर बने रह सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार की सीमाएं बताइए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। इसमें कानून का शासन होता है, जिससे सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार की सीमाएं ये हैं कि वह नागरिकों के अधिकारों का दमन करते हुए नजर ना आए। लोकतंत्र लोगों की गरिमा में वृद्धि करता है, इस कथन की व्याख्या करें। राजनीतिक समानता पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र यह स्वीकार करता है कि सबसे निर्धन और सबसे कम पढ़े लिखे लोगों का भी समाज में वही स्थान हो जो अमीर और शिक्षित लोगों का है। लोकतंत्र में लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होते, बल्कि जनता खुद शासक होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सभी नागरिकों का सम्मान करता है और उनकी गरिमा में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर आएगा, किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है। स्वाभाविक है, बड़ा समाज होगा, एक ही परिवार में विचार नहीं मिलते, फिर तो देश की बात है, समाज की बात है। भारत की बहुत ज़्यादा सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और ज़्यादा हो जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या कटक से अटक तक की बात हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, रहन सहन, इन चीज़ों में काफ़ी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में लगभग टकराव होता रहता है। लोकतंत्र इस समस्या का एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। किसी एक समूह की पसंद को किसी दूसरे समूह पर थोपा या लादा नहीं जा सकता। समयानुसार प्रत्येक समूह की सुविधाओं और पसंद का ख्याल रखते हुए लोकतांत्रिक सरकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र ही वह शासन व्यवस्था है जिसमें मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव की दृष्टि से 3 तर्क दीजिए जो लोकतंत्र को सुदृढ़ सिद्ध करते हैं। ये सामने लिखे हैं आपके।
पहला तर्क है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिक अधिकार और सम्मान में वृद्धि करती है। दूसरा तर्क, लोकतंत्र में अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में नागरिकों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। या तीसरा कथन जो है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे शिक्षित लोग को होता है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक होते हैं। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी गलती को सुधारने का अवसर मिलता है। ये आप कैसे कह सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। दुनिया में ऐसा कोई शासन तंत्र नहीं है जिस शासन तंत्र से गलती ना होती हो, लेकिन लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अगर गलती हो भी जाए तो उस गलती को विचार विमर्श करने के उपरांत उसको सुधारा जा सकता है। इसका आशय यह है कि या तो शासक समूह अपना निर्णय बदल ले या फिर शासक समूह को ही बदल दिया जाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया। जिम्बाब्वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि शासकों द्वारा जनता का विश्वास पाने के लिए बार बार जनादेश हासिल करना लोकतंत्र की एक आवश्यकता है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। यह जिम्बाब्वे से हमें पता चलता है। लोकतांत्रिक नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। जैसा कि जिम्बाब्वे के नेता रॉबर्ट मुगाबे के बारे में हम जानते हैं कि भारत में भी उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं, स्वयं को गांधीवादी विचारधारा के अनुसरणकर्ता मानते हैं और स्वतंत्रता के बाद से ही वे शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित होते हैं, लेकिन सदा ही जानू पीएफ दल ही चुनाव जीतता आ रहा है। चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं, गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जाते हैं और यह उदाहरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको में PRI पार्टी निरंतर 2000 ईस्वी से किस तरह सत्ता में बनी हुई है। साम दाम दंड भेद अपनाकर बनी हुई है। मैक्सिको का यह राजनीतिक दल चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाता है और चुनाव जीतता रहता है। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों को डराया धमकाया जाता है, पार्टी की बैठकों में बुलाया जाता है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दबाव डाला जाता है कि वह अपने स्टूडेंट्स के माता पिता से बोले कि PRI को ही वोट करना है। अंतिम क्षणों में वोटिंग जो पोलिंग सेंटर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया जाता है ताकि अनेक लोग वोट न डाल पाएँ। PRI राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में पैसा भी काफ़ी खर्च करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि PRI की कार्यशैली अलोकतांत्रिक थी। चीन में सांसद का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ भी सकता है। चीन की संसद को हम राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, नियमित अंतराल में चुनाव होता रहता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार भी है। पूरे देश से 3000 मेंबर चुनकर आते हैं। सेना भी अपने सदस्यों को चुनकर संसद भेजती है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले सारे उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ने की अनुमति लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियां ही सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे पाई। चुनाव चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ती है, इसलिए सरकार भी उसी की बनती है। इस प्रकार संसद का चुनाव चीन में होता है। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहां नागरिकों को मतदान के समान अधिकार नहीं है। तो नंबर 1 एस्टोनिया। यहाँ अपने नागरिकों के लिए इस तरह के नियम बनाए हैं कि रूस का जो अल्पसंख्यक समाज है उनके लोगों को वोट डालने का अधिकार हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है। फिजी में वहाँ के मूल निवासियों का जो वोट का महत्व है वह भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीन में पड़े भयंकर अकाल के कारण 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसकी वजह से न तो अखबारों में छपा, न विपक्षी दलों ने आवाज़ उठाई, न जनता को विद्रोह की स्थिति में आना पड़ा। वहाँ पर अकाल की स्थिति में साम्यवादी शासन व्यवस्था ने सब लोगों का मुंह बंद किया हुआ था, भले वो तकलीफ में थे। अभी हम कोरोना महामारी के दौरान भी चीन में इस तरह की स्थिति से रूबरू हो चुके हैं, वहाँ को देख चुके हैं, जबकि भारत ने चीन की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से इस महामारी का सामना किया। इसी तरह उस समय अकाल की समय स्थिति पड़ी थी। ठीक, क्लियर? संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? भाई समय समय पर संविधान में परिवर्तन किया जाए, उसे अपडेट किया जाए, संविधान संशोधन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के वे 3 मूल्य जिन पर कोई लोकतंत्र टिका हुआ है वह है समानता,
स्वतंत्रता और न्याय। अलोकतांत्रिक सरकार के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो 2 उदाहरण, एक तानाशाही, एक सैनिक शासन, एक पूंजीवादी व्यवस्था, एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था, बहुत सारे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर देखिए आप लोग। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार शामिल है, सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और अधिकारों के दायरे में रहकर शासन करती है, जनता अपने शासकों का चुनाव करती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, चुनाव के बाद और पहले विपक्षी दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ऐसी सरकारें राजनीतिक समानता के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख दोष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख दोषों में पहला दोष है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि चुनावों में धन का उपयोग होता है। दूसरा, निर्वाचित नेता लोगों के सर्वश्रेष्ठ हितों से परिचित नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि जिनको हमने चुना वह नेता जन सामान्य के बीच से ना आकर के किसी एलिट क्लास से आता है और वो जनता की समस्याओं को नहीं समझ पाता। लोकतंत्र में बार बार नेता बदलते हैं तो इससे अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और शक्ति का खेल है, इसलिए इसमें मॉरलिटी नहीं होती। जनसाधारण को भी नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वह निर्णय नहीं ले पाते और इसीलिए कई बार नोट लेकर भी वोट दे देते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राज्य की इच्छा जनता द्वारा आम सभाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है भारत देश में, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं कहेंगे, वह प्रतिनिधि लोकतंत्र है कि हम हमारे प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, सारी जनता एक साथ खड़े होकर अपने राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है, स्वयं एकत्रित होकर अपने अधिकारों को, अपने अधिकारियों को नियुक्त करती है और कर निर्धारित करती है, कानून बनाती है। लेकिन ऐसा छोटे छोटे राज्यों में ही हो पाता है। प्राचीन यूनान तथा रोम के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली थी। इसको आधुनिकतम रूप से लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों, अमेरिका और रूस के कुछ राज्यों तथा गणतंत्रों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। भारत में भी इस तरह की व्यवस्था प्राचीन लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत जनपदों में पाई जाती थी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आधुनिक साधनों से जनमत संग्रह कराया जाता है, प्रस्ताव अधिकार तथा प्रत्यावर्तन के साधन लाए जाते हैं। जनमत संग्रह का थोड़ा बहुत प्रयोग अन्य देशों में भी किया जाता है। अब बात आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जो कि भारत में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक हो, देश का जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, सारी जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने में दिक्कतें आती हों, तकनीकी समस्याएं आती हों, वहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र लागू किया जाता है। ये प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। यदि ये प्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार या जनमत के अनुसार कार्य नहीं करते तो अगले चुनाव में जनता उन्हें वोट नहीं करती और चुनाव से हराकर सत्ता से बाहर कर देती है। इस प्रकार जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं और यदि नहीं होते तो उनको हटा दिया जाता है, जैसे भारत और अमेरिका आदि देशों में होता है। अब बात करते हैं भारत में लोकतंत्र के भविष्य को बताइए। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यद्यपि भारत के लोकतांत्रिक विकास में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन भारत में अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल है। ये सभी चुनाव प्राय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराए गए हैं। न केवल भारतीय जनता अपितु राजनीतिक दलों को भी लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास है। भारतीय मतदाता अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करने तथा बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग भी है। भारत में न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, जो लोकतंत्र पर होने वाले किसी भी हमले को रोकती है। यद्यपि भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, राजनीतिक रूप से उतने जागरूक नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी वह सचेत रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र के सफल भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, लोकतंत्र की गलतियों को कैसे सुधारा जाए। भाई, लोकतंत्र स्वयं की गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। डेफिनेटली इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में गलती ना हो, लेकिन लोकतंत्र का यह गुण है कि कोई भी गलती लंबे समय तक छिपी हुई नहीं रह सकती। इन पर सार्वजनिक चर्चा होती है और इन्हीं चर्चाओं से गलतियों को सुधार करने का अवसर उपलब्ध होता है। या तो शासक अपने निर्णय बदलता है, अन्यथा जनता शासक को बदल देती है। प्रश्न 7वां, लोकतंत्र मतभेदों और विवादों को निपटाने का एक अच्छा तरीका उपलब्ध कराता है। इसका जो आंसर है छोटे रूप में हमने पीछे हल कर चुके हैं, यह स्क्रीन में आप देख सकते हैं
कि किस तरह से लोकतंत्र मतभेदों और विवादों को निपटाने का बहुत ही अच्छा तरीका उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, 1958 से 1961 के बीच चीन का अकाल सरकारी नीतियों का परिणाम था। इस पर भी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, आप इसको देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं या पॉज करके भी देख सकते हैं। लोकतंत्र को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी कुछ बिंदु हैं, जैसे राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा यह जो स्वरूप है वह बेहतर होता है, गलती सुधारने का इसमें मौका मिलता है, मतभेदों का निपटारा होता है, विवादों का निपटारा होता है, गुणवत्ता युक्त शासन प्रणाली करने के लिए विचार किया जाता है और हर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान लोकतंत्र के माध्यम से उपलब्ध होता है। इन पर हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं किंतु वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। चीन और मैक्सिको, इनके बारे में हमने बहुत विस्तार के साथ संबंधित वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने न देखा हो तो ऊपर आइकॉन पर आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैक्सिको और चीन के जो शासन व्यवस्था है उसके आधार पर हम उन्हें लोकतांत्रिक देश कदापि नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। लोकतंत्र की विशेषता हो या लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता हो, एक ही बात है। हाँ, लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां बेरोजगारी, महंगाई, जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा, जातिवाद, आतंकवाद, संप्रदायवाद, ये सारी समस्याएं हैं। इनके बारे में पर कभी बाद में गंभीरता से चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों के मध्य अंतर। पहला, लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं, अलोकतांत्रिक नहीं। ऐसी सरकारों में मतलब लोकतांत्रिक सरकारों में जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, अलोकतांत्रिक में नहीं। लोकतांत्रिक सरकारों में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, उधर नहीं। सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, वह व्यक्ति की या शासक की इच्छा अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र में संसद होती है लेकिन यहाँ पर शासक समूह होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं और उनको दूर करने के उपाय। नंबर 1, सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट। भारत में लोकतंत्र में जनसंख्या विस्फोट इसलिए क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यही है। जनसंख्या जब बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है तो उन संसाधनों को हासिल करने के लिए लोग आपस में संघर्ष करते हैं। इसलिए पहली समस्या तो यही है। दूसरी, असामाजिक तत्वों की भूमिका। चुनाव में असामाजिक तत्वों की भूमिका बढ़ते जा रही है, इसको रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। जातिवाद, संप्रदायवाद, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, निरक्षरता, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी समस्याओं के रूप में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष हैं। इन चीज़ों को दूर करने के लिए चुनाव में जाति और धर्म के प्रयोग पर कड़ी पाबंदी होना चाहिए। धार्मिक शब्दावली का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। नागरिकों को शिक्षित करने का प्रबंध होना चाहिए। राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना चाहिए और चुनाव में धन का प्रयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। चुनाव प्रचार प्रसार चुनाव आयोग के नियंत्रण में चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, लोकतंत्र किसे कहते हैं, उसके गुणदोष स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने है कि लोकतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसके प्रमुख गुण या दोष की बात करें तो गुण ये हैं कि लोकतंत्र में कभी किसी की जय या पराजय स्थायी रूप से नहीं होती। लोकतंत्र में मतभेदों का निपटारा सरलतम तरीके से किया जाता है। नागरिकों के सम्मान की गरिमा बढ़ती है। लोकतंत्र समाज के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। बहस और मुसाहिबे करने के बाद गुणवत्ता सुधार करती है। ऐसे तमाम गुण हैं। दोस्त की जहाँ तक बात है तो नेता बदलते रहते हैं, अस्थिरता बनी रहती है, जनसाधारण को पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की चीज़ें हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। लोकप्रिय सरकारें लोकतांत्रिक हो सकती हैं और लोकप्रिय नेता स्वेच्छाचारी। जिम्बाब्वे के बारे में आपको बताया, रॉबर्ट मुगाबे के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, उसी को आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी राज्यों के लिए उपयुक्त है? तो अनेक लोगों का विचार है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त है जहां आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से विकास हो चुका है, अर्थात विकसित है। उनके विचार में यह प्रणाली भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। उन विचारकों का कहना है कि देश का ठीक और शीघ्र विकास के लिए तानाशाही शासन में ही संभव है, क्योंकि इसमें अनुशासन रहता है और निर्णय शीघ्र हो जाता है।
वाद विवाद में समय नष्ट नहीं होता, निर्णय लेते समय सरकार को अगले चुनावों का ध्यान नहीं होता, लेकिन यह विचार सर्वथा अनुपयुक्त है। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और भारत जैसे लोकतंत्री देशों की ओर ध्यान दें तो हमें यह बात स्पष्ट होगी कि इन देशों की सरकारें देश के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा नागरिकों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं और लोगों को समान रूप से शिक्षा तथा रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इसके दूसरी ओर तानाशाही शासन व्यवस्था में तानाशाह द्वारा नागरिकों की भलाई की ओर ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और थोड़ा बहुत विकास का लाभ तानाशाह या शासक दल के अन्य सदस्यों द्वारा हथिया लिया जाता है। वे गैरकानूनी तथा भ्रष्ट उपायों से जनता का धन इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से समझ लिया कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन प्रश्नों को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच शेयर करते रहिए। जय भारत, जय हिंद।